हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं दिशा ज्योति बुटानी एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के अंतर्गत किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, आइए सबसे पहले हम ये जान लें। पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। यहाँ पहला प्रश्न जो दे रखा है वो है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। अब इस प्रश्न के अंतर्गत जो हमसे पूछा गया है उसी प्रश्न से आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो है समास। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया ये हो गया समास के एक भाग के उस प्रश्न से जिसमें के परिभाषा के रूप में इसे पूछा गया है। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, घी और शक्कर का समस्त पद है। अब यहाँ पर हमें इनको जोड़ना है, तो समास में किस तरह जोड़ा जाता है एक हमें ये चीज़ समझनी होगी, और समस्त पद किसे कहते हैं। फिर इसी के जो हमारे पास विकल्प है वो है घी शक्कर, घी युक्त शक्कर, शक्रोधी या घी से बनी शक्कर। सतसई का विग्रह है 7 दोहों का समूह, 100 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह अगला प्रश्न है, जहाँ में पर का लोप होता है वहाँ समास होता है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। एक अंतिम प्रश्न और जिसके द्वारा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमें उन्हें किस तरह से हल करना होता है। माता पिता में समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। समास वह विषय है जो आज परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि आप हिंदी विषय में रुचि रखते हैं और आप चाहते हैं कि किस तरह शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है यह जानना, तो आज का विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं यहाँ पर समास की एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से समास जो कि बहुत ही लेंदी विषय समझा जाता है उसे आप चुटकियों में आसानी से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, और जो अभी प्रश्न मैंने आपको बताए उन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए हम हमारा विषय प्रारंभ करते हैं। समास, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समास शब्द कैसे बना। तो समास शब्द जो कि अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो यह बना है सम धन आस से, और जिसका अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ होता है संक्षेपीकरण यानी छोटा करने का ढंग, यानी कि समास का प्रयोग हम भाषा को संक्षिप्त करने के लिए करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में इसे समझें तो समास क्या, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यहाँ पद से मतलब शब्द से है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आइए उन्हें देख लें। सबसे पहली बात, इसमें होता है एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला शब्द, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द, और इन दोनों को मिलाने पर जो बनता है उसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद यानी दो शब्दों के योग से बना शब्द, यानी यही पूर्व पद और उत्तर पद बनकर मिलकर समस्त पद बनते हैं। इसी तरह समास विग्रह, समास विग्रह यानी पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करना, यानी सामासिक पदों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह। विग्रह का मतलब हुआ अलग अलग करना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, रसोई घर, तो अब इसमें रसोई पूर्व पद हुआ, घर उत्तर पद हुआ, और इन दोनों को जोड़कर जो शब्द बना, यानी रसोई और घर शब्द को जोड़कर जो शब्द बना वो कहलाएगा समस्त पद, यानी रसोई घर शब्द हो गया समस्त पद। जब इन दोनों शब्दों को अलग किया गया
यानी इनका समास विग्रह किया गया तो ये बन गया रसोई के लिए घर, तो इसे हम कहेंगे सामासिक विग्रह। एक उदाहरण और देखिए, ये है राजमहल। इसमें राज पूर्व पद, महल उत्तर पद, राजा का महल, ये हमने इसका समास विग्रह कर दिया। ये विशेष बात है वो यह है कि समास प्रक्रिया में विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति यानी क्या, तो जैसे यहाँ पर ये का आया, यहाँ पर के लिए आया, ऐसे शब्द यानी का, की, के, को, के लिए, में, पर, ऐसे शब्द विभक्ति कहलाते हैं और इनका लोप हो जाता है। लोप होना यानी गायब हो जाना। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। समास के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है समास का वो है अव्ययी भाव समास, जिसे अगर हम इंग्लिश में बोलें तो एडवर्बियल कंपाउंड कहा जाता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसे कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इसके बाद है तीसरा द्वंद्व समास यानी कपलेटिव कंपाउंड, और चौथा है बहुब्रीहि समास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। पांचवा है द्विगु समास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमेरल कंपाउंड। छठा और अंतिम प्रकार है कर्मधारय समास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एपोशनल कंपाउंड। बिना देरी किए मैं आपको समास के भेद व उदाहरण याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका बता दूं। यहाँ मैं आप लोगों के समक्ष एक टेबल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस टेबल के अंतर्गत सबसे पहले है क्रमांक, फिर है समास के भेद, फिर है आसान तरीका, फिर उदाहरण, इसके पश्चात विग्रह और फिर है स्मरणीय। तो यहाँ मैं आप लोगों को सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जो कि समास का पहला प्रकार है, उसके बारे में बता दूं। अव्ययी भाव समास का सबसे आसान तरीका याद रखने का यह है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी इसमें प्रथम पद की प्रमुखता होती है। इसके पश्चात अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है यथाशक्ति, यानी आप एक उदाहरण याद रख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ऐसा एक उदाहरण हम याद रख लें जिससे कि हमें याद रहे कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर इसका हम विग्रह देखें तो ये होगा शक्ति के अनुसार। अब इसके अंतर्गत जो स्मरणीय यानी याद रखने योग्य बात है, जो कि एक ट्रिक का काम करेगी, वो यह है कि इसमें यथा, प्रति, आ, भर और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यथा से मैंने यहाँ लिखा यथाशक्ति, यथा समय, यथा स्थान, यथा संख्या, यथामति, यथा संभव, यथाशीघ्र, ये यथा के उदाहरण हैं। इसी तरह अगर हम प्रति के देखें तो प्रति का उदाहरण है प्रत्यक्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये हमारे प्रति से उदाहरण हो गए। आ के अंतर्गत है आजन्म, आमरण, आजीवन, ये आ के उदाहरण हो गए। उदाहरण देखिए, धीरे धीरे, रातों रात, बीचों बीच, गांव गांव, हाथों हाथ, पहले पहल, साफ साफ, भाव समास के उदाहरण होंगे। इसी तरह से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला, तत्पुरुष में दूसरा। अब इसका उदाहरण देखिए, स्वर्ग प्राप्त। अगर इसका विग्रह देखें तो होगा स्वर्ग को प्राप्त। अब अगर इसके अंतर्गत हम देखें कि स्मरणीय या याद रखने वाली या ट्रिक वाली क्या बात है, तो इसमें विभक्ति चिन्हों जैसे में, पर, को, के लिए आदि शब्दों का प्रयोग होता है, और जब हम इनको एक साथ लिखते हैं यानी समस्त पद लिखते हैं तब इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। मरा, भूख से मरा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देवदास, देव का दास, राजपुरुष, राजा का पुरुष, ये सारे के सारे उदाहरण जो मैं आपको बता रही हूँ ये हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसके पश्चात द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान यानी कि न पहला न दूसरा, दोनों ही पदों की प्रमुखता होती है। जैसे पाप पुण्य, यहाँ पाप भी
प्रमुख है और पुण्य भी प्रमुख है, ये दोनों ही पद प्रमुख हैं और इनका विग्रह होगा पाप और पुण्य। अगर इसके अंतर्गत देखें कि इसकी पहचान क्या है या हम ट्रिक के रूप में कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत योजक चिन्ह सामासिक पद के रूप में प्रयोगात में आते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लगा है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो और या ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम इनका समास विग्रह करते हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं जिनमें योजक चिन्ह लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो जो उदाहरण है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है, या फिर विग्रह के रूप में आपको ऐसे करके दे दिया जाए और उनके बीच में और लिखा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये भी द्वंद्व है, इधर भी द्विगु है और दोनों द से स्टार्ट है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ द्व लिखा है यानी दोनों पद प्रधान, इससे भी आप याद रख सकते हैं। फिर अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में न प्रथम पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका उदाहरण है लंबोदर। अब लंबोदर का अगर हम विग्रह करें तो होगा लंबा है उदर जिसका। यहाँ उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि जिसका पेट लंबा है। तो किसका पेट लंबा माना गया है? अर्थात गणेश। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि इस लंबोदर शब्द में जो दो पद जोड़े गए हैं वो दोनों ही पद महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनका अर्थ इंगित करने वाला गणेश शब्द जो है वह महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत आपको मैं और उदाहरण बता देती हूँ। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी, हम शिव जी को ऐसे ही बोलते हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी विष्णु भगवान। क्यों? तो महात्मा, महान है जो आत्मा। और हम विशेष तौर पर ये शब्द गांधी जी के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके अंतर्गत हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। जैसे दशानन और दशमुख, ये दोनों ही शब्द हम रावण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा कोई अर्थ इंगित होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, यानी तीसरे पद की प्रधानता आप याद रख सकते हैं पहचान के तौर पर। और इसके अलावा एक और पहचान है कि इसमें भगवान आदि के नाम आते हैं। अब ये रावण को छोड़ दीजिएगा, रावण भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग शब्द दशानन और दशमुख के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको हम पढ़ते से ही पहचान सकते हैं। तो वो उदाहरण होंगे हमारे बहुब्रीहि समास के। इसी तरह से द्विगु समास। द्विगु समास क्या? तो द्विगु समास के अंतर्गत प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शब्द के अंतर्गत ही द्विगु लिखा हुआ है, जिसमें द्वि लिखा हुआ है। द्वि का अर्थ ही होता है दो। तो यहाँ पर नाम में ही संख्या छुपी हुई है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास जो है वो संख्यावाचक है। फिर इसका उदाहरण है तिरंगा, यानी कि तीन रंगों का समाहार। यानी हम इसका जब विग्रह करेंगे तो उसे इस तरह से लिखेंगे। इसके अंतर्गत पहचान आप क्या याद रख सकते हैं? तो इसमें संस्कृत और हिंदी की गिनती आती है, जैसे द्वि, दो, त्रि, तीन आदि। इसके और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे त्रिनेत्र, तिरंगा, सप्ताह, अष्टाध्यायी, चौराहा, नवरत्न, अठन्नी, चौमासा, द्विगु। ये सारे के सारे उदाहरण, दशाब्दी, शताब्दी, त्रिलोकी, ये सारे उदाहरण जो है हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंतर्गत प्रथम पद जो है वो विशेषण, विशेष्य, उपमान या उपमेय होता है। अब ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि इसमें प्रथम पद विशेषण भी हो सकता है, विशेष्य भी हो सकता है, उपमान भी हो सकता है और उपमेय भी हो सकता है। इसको मैं आपको उदाहरण देकर बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ उदाहरण देखिए, काली मिर्च। अब काली मिर्च में भी ये दो पद हैं, लेकिन इसके अंतर्गत काली शब्द जो है वो विशेषण है। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द। किसकी विशेषता बता रहा है? तो मिर्च की, कि मिर्च कैसी है? तो काली है, काली मिर्च।
काली है जो मिर्च। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि कर्मधारय समास में जब भी हम विग्रह करते हैं तो है जो शब्द लगाकर करते हैं। काली है जो मिर्च, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत और बता दूं मैं कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि बाद का पद, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इसके अंतर्गत और उदाहरण है जैसे चरण कमल। तो अब चरण कमल यानी कमल के समान चरण, इसका विग्रह के समान शब्द लगाकर भी होता है। तो यहाँ ये चरण शब्द जो है ये उपमान हुआ और कमल जो है वो उपमेय हुआ, यानी जिससे जिसकी तुलना की जाती है, यानी एक वस्तु की तुलना जब दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। यहाँ उपमान और उपमेय का अर्थ है, उपमान यानी वो वस्तु जिससे तुलना की जा रही है और उपमेय यानी वो वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर चरण जो है उसके द्वारा उसकी जो है तुलना की जा रही है किससे? कमल से, कि चरण किसके समान है? तो कमल के समान है। इसी के और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। कनकलता, स्त्री रत्न, नरसिंह, घन श्याम, प्राण प्रिय, कमल नयन, भव जल। अब यहाँ पर जैसे मैंने चरण कमल लिखा था, चरण कमल में चरण पहले लिखा है, यानी चरण जिसकी तुलना की जा रही है उसे पहले लिखा गया और जिससे की जा रही है उसे बाद में लिखा गया। जबकि एक और उदाहरण अब मैं आपको बता रही हूँ वो है कमल नयन। तो कमल नयन में कमल पहले है, नयन बाद में, तो उपमेय पहले आ गया, उपमान बाद में आ गया। तो ऐसा इसीलिए बताया मैंने यहाँ पर कि प्रथम पद विशेषण भी हो सकता है, विशेष्य भी हो सकता है, उपमान भी हो सकता है और उपमेय भी, यानी इन दोनों की जोड़ी रहती है। विशेषण विशेष्य आगे पीछे हो सकते हैं, इसी तरह उपमान उपमेय आगे पीछे हो सकते हैं और दोनों के अलग अलग उदाहरण हैं। यहाँ काली मिर्च विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, जबकि चरण कमल जो है वह उदाहरण हुआ उपमान उपमेय का। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह के उदाहरण मिले जिसमें कि एक शब्द विशेषण हो या फिर एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की गई हो, तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि कर्मधारय समास है। अब इसको सिंपल तरीके से आप कैसे याद रखेंगे? तो आप ऐसे बोल सकते हो अव्ययी भाव समास प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं, द्विगु समास संख्यावाचक, कर्मधारय समास प्रथम पद विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। ऐसे करके आप एक साथ लगातार एक टेबल की तरह इसे याद रख सकते हैं। एक एक उदाहरण याद रख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे और इन्हें आप दिमाग में रखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मरणीय बिंदु के आधार पर आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न था किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो झट आपको याद आ जाएगा कि प्रथम पद की प्रधानता किस में होती है? तो सही पहचान रहे हैं आप, अव्ययी भाव समास में, यानी ये उत्तर हमारा राइट हुआ। अगला घी और शक्कर का समस्त पद है, तो अब यहाँ पहचान कैसे करेंगे? और शब्द से। जैसे और शब्द आया आपके दिमाग में याद आ जाएगा कि और शब्द का प्रयोग यानी कि दोनों पद प्रधान, अर्थात ये समास हुआ द्वंद्व समास। और इसका अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो और शब्द को हटाकर हमें लगाना है योजक चिन्ह। आपको याद आ गया होगा कि घी शक्कर ये दोनों पद प्रधान हो गए और ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, तो हम आसानी से इनको पहचान कर अपना उत्तर ढूंढ सकते हैं। सतसई का विग्रह है। अब यहाँ पर सतसई लिखा है, सतसई में क्या आ रहा है? शुरू में सात, और सात आ रहा है यानी कि ये द्विगु समास का उदाहरण हो गया। और इसका विग्रह करना यानी क्या? अलग अलग करना। तो इसके अंतर्गत हम 700 दोहों का समूह आएगा। ये हमारा जो सी विकल्प है यानी ग विकल्प जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। इसी तरह जहाँ में पर का लोप होता है वहाँ समास होता है। तो में और पर शब्द ये विभक्ति चिन्ह हुए और विभक्ति चिन्हों का लोप कहाँ होता है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यानी कि तत्पुरुष समास, यानी दूसरे तत्पुरुष समास को उत्तर के रूप में चुनेंगे। और हमारा अंतिम प्रश्न,
माता पिता में समास है। अब यहाँ देखिए बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किस में लगा होगा? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, द्वंद्व समास। कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ उलझना नहीं कि ये द्वंद्व यहाँ भी लिखा है, द्विगु लिखा है, द दोनों जगह लिखा है, कौन सा आएगा? तो हमें याद रखना है कि द्वि का अर्थ दो और दो बार आया, इसका मतलब द्वंद्व। तो द्वंद्व समास ही हमारा उत्तर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।